संबोधित करने में मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, नहीं है। दरअसल मेरी एक हैसियत आपने नहीं बताई, यहाँ मैं वक्ताओं में शायद अकेला हूँ जो एकेडमिक पृष्ठभूमि से नहीं आता है। बहुभाषिकता का थोड़ा अनुभव है अपनी बायोग्राफी के जरिए। 4-5 भाषाओं में मैं विचरण करता हूँ और अलग अलग भाषाओं के देश में रहा हूँ। बंगाली हूँ, बनारसी हूँ, ये सारे अनुभव हैं। हिंदी में लिखता हूँ। एकेडमिक पृष्ठभूमि ना होने की वजह से मैं थोड़ा पसोपेश में था, क्या बोलूँ, और कल मैं सुनता रहा और मुझे लगा कि यहाँ तो पूरा विमर्श बहुभाषिकता के दायरे में था और मुझे लगा कि उसके जो सारे बिंदु हैं वो तो आ गए कल के सत्र में। मुझे लगा फिर मैं क्या बोलूं। अब मैं एक बहुत जबरदस्त आलोचना नहीं, एक विशेषता की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। कल जो मैंने सुना, लगभग सारे बिंदुओं की चर्चा तो की गई किसी भी वक्त, और लेकिन सारे वक्ता एक चीज को टालते रहे, वो किसी अपने संपूर्ण व्याख्यान में से किसी निष्कर्ष तक पहुंचना, इसको सभी लोगों ने टाला। शायद ये बहुभाषिकता के बहुआयामी चरित्र के कारण लाजमी भी था। सवाल था कि मैं क्या बोलूं, तो मुझे प्रोफेसर प्रभाकर सिंह के वक्तव्य में से एक वाक्य मिला। उन्होंने हिंदी भाषा की आधुनिकता की शुरुआत के प्रसंग में आमिर खुसरो का उल्लेख किया। आमिर खुसरो, बुले शाह, ये जो है, इनके सिलसिले में मैं समझता हूँ आधुनिकता शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सीमित रूप से रेनेसांस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। अब भाषा शास्त्रियों के बीच एक चुटकुला प्रचलित है कि जिस बोली के पीछे कोई सेना हो वो भाषा बन जाती है। बात क्या है? सेना मतलब राज्य सत्ता। क्यों? सेना के जरिए क्या किया जाता है? दूसरों की जमीन दखल में ली जाती है, और जब कोई बोली अपने सीमित भौगोलिक दायरे के बाहर दूसरी बोलियों के क्षेत्र को समाहित करना चाहती है, जिसमें 3 प्रोसेस होते हैं: एप्रोप्रिएशन, एसिमिलेशन, एडजस्टमेंट। इन 3 प्रक्रियाओं के जरिए तो वो इन तीनों के जरिए वो दखल में लेना, भौगोलिक विस्तार, लिंगुआ फ्रैंका बनने की कोशिश, इसमें से बोली भाषा बन जाती है। लिंगुआ फ्रैंका शब्द का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न जो प्रतिष्ठित भाषाएं हैं उनके बावजूद एक लिंगुआ फ्रैंका जो उनके बीच संवाद और संपर्क की भाषा के रूप में सामने आ गई। कोई मिल नहीं रहा था, एस्पेरेंटो बनाया गया, चला नहीं। जहां तक हिंदी का सवाल है, वहां वो तत्व भी है। और एक लिंगुआ फ्रैंका, जैसा कि हमने यूरोप में देखा है, राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर भी।
इटली के क्या नाम है उनका, टमासिनो गैरिबाल्डी के सहचर थे। उन्होंने एक बात कही कि इटली तो हमने बना लिया, अलग अलग छोटे छोटे राज्यों, अब इटालियंस हमें बनाने हैं। इसी प्रकार फ्रांसीसी क्रांति के बाद एक सवाल पैदा हुआ था कि जो क्रांतिकारी सत्ता सामने आई है वो नए कानून बनाएगी, तो नए कानून क्या जन भाषा में बनाए जाए या अभिजात भाषा जिस भाषा में कानून होते हैं। काफी बहस के बाद ये हुआ कि नहीं, हमें आम लोगों को, मतलब बुर्जुआ शहरियों, बुर्जुआ का मतलब शहरी होता है, बुर्जुआ को हमें शासन तंत्र के साथ जोड़ना है, उसको ले आना है, जिसमें कानून एक मुख्य भूमिका अदा करती है। हमको कानून को डाइल्यूट नहीं करना है, मतलब यहाँ की वो जो आम जन है वहां तक कानून नहीं जाएगा, उनका ख्याल रखते हुए कानून बनाए जाएंगे, उसमें लाया जाएगा। कानून की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, भाषा के सिलसिले में भी यही होता है। लिंगुआ फ्रांका जब राष्ट्रीय स्तर पर बनती है वो आमजन तक नहीं जाती है, वो आमजन को अपने पास लाने की कोशिश करती है। ये सब आखिर होता क्यों? बोली से भाषा बनाना और फिर दूसरी बोलियों को दखल में लेना, ये सब की ये क्यों होता है? इसको हमें ऐतिहासिक प्रक्रिया के संदर्भ में समझना पड़ेगा। वो क्या है कि देखिए, यहाँ बोला गया कि 7-8 मील पर आप चलते जाइए, वो ट्रांसलेशन होता रहता है भाषा का, वो सब अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन वहां एक अस्मिता ढूंढने का सवाल भी पैदा हुआ। अस्मिता ढूंढने के लिए समुदाय की परिकल्पना जरूरी है, जैसा कि हमारे क्या नाम है उनका, एंडरसन साहब ने कहा है। उस समुदाय की परिकल्पना में जो प्रमुख कारक के रूप में सामने आते हैं वो धर्म, संस्कृति, खान पान के अलावा भाषा है। नहीं, भाषा तो छोटे से क्षेत्र की है, कुछ दूर जाने के बाद वो हमारे यहाँ कहावत है ना, पानी बदलता है और वाणी भी बदलती है, वो बदल जाती है। तो कैसे वो अस्मिता बनाई जाए, भाषा की अस्मिता, दूसरी भाषाओं को दखल। इसको, इन बातों को कहने के बाद आज की हालत पर मैं आना चाहता हूँ। हिंदी भारत की बहुभाषिकता में सेतु की भाषा है। सेतु में दोनों पार, ठीक है, एक पार में शहर होता है, दूसरे पार में पिछड़े हुए इलाके होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समानता होती है दोनों पार। सेतु के दोनों पार बराबर महत्व के होते हैं। हिंदी की सेतु की भूमिका है, लेकिन जब भी उस भूमिका का दावा किया जाता है वो भूमिका कमतर हो जाती है। ये बात हिंदी वालों को समझना पड़ेगा। और जिन बोली क्या भाषाएं,
ब्रजभाषा खड़ी बोली से ज्यादा समृद्ध थी। भोजपुरी, मैथिली को भी अब प्रैक्टिकली हिंदी के रूप में ले लिया गया है। मैथिली एक प्राचीन भाषा, बांग्ला की जननी है मैथिली। उसकी हमारे मध्यकाल के आदि कवि कहे जा सकते हैं विद्यापति, वो मैथिली के। सबको घपला करके आप हिंदी खरीदेंगे। और सिर्फ वही नहीं करेंगे, इन बोलियों या भाषाओं के जो विशिष्ट चरित्र है उसको अस्वीकार करते हुए, सिर्फ शब्दों की बात नहीं, उनमें जो फॉर्म्स हैं, उनकी जो शैली है, उनको अस्वीकार करता है। खड़ी बोली के भी कुछ, उसमें भी कुछ चीजों को अस्वीकार किया। कहाँ से ये उनने के बदले उन्होंने आ गया, मैं आज तक नहीं समझ पाया। खड़ी बोली में उनने था कितना। मैं आपको मैथिली में बताऊं, एक शब्द है, विद्यापति कहे कैसे घुमायल हरि बिने दिन राखिया। घुमायल शब्द मैं बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी और जर्मनी चार भाषाओं में देख सकता हूँ। किसी भी भाषा में इस अर्थ में घुमायल शब्द नहीं है। दिन को रात, रात को दिन में बदलना, इस अर्थ में घुमायल शब्द इस किसी भी भाषा में नहीं है। मैंने अपने फ्रांसीसी दोस्तों से पूछा, उनकी भाषा में नहीं। बांग्ला में सबाल्टर्न वालों ने ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के लिए दो शब्द उतारे हैं जमीन पर, खाड़ा खाड़ी और आड़ा आड़ी। खाड़ा खाड़ी, आड़ा आड़ी। पड़ा पड़ी ज्यादा अच्छा है, आड़ा आड़ी में बांग्ला में जो आया तो अच्छा, उसको सुनते ही साथ साथ समझ में आ जाता है। और बिल्कुल चालू भाषा है। हिंदी में ऊर्ध्वोध्वनि वो, तो हिंदी में जो हम नए शब्द विकसित कर रहे हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये कैटेगरीज के लिहाज से, शब्दावली के लिहाज से इसकी जरूरत नहीं थी, हमने बनाया है इस आधुनिक तक। वहां हमें कोई शब्द नहीं सूझा और मैं निश्चित के कोशिश करने पर ऐसे शब्द ढूंढे जा सकते थे, हमारे वो ही नहीं। तो हिंदी की ये दूसरी समस्या है, एप्रोप्रिएशन, जिसमें ऐतिहासिक प्रक्रिया पर ध्यान न देगा। वो जो तीन मैंने बताया, एप्रोप्रिएशन, एसिमिलेशन, एडजस्टमेंट, ये ऐतिहासिक प्रक्रिया में भी होता है, हिंदुस्तान में भी होती है। लेकिन वहां जब स्टेट पावर इंटरवेंट करता है एक फैक्टर के रूप में, जो आधुनिक युग में होता है, जो यूरोप में हुआ है, तब सारी समस्याएं पैदा होती हैं। यूरोप में इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि भाषा की समृद्ध परंपराएं फ्रांस, इटली और जर्मनी में भी समाप्त हो गई। अब उसको इतिहास के अंधकूप से बाहर नहीं निकाला जा सकता। ये शायद विश्व संस्कृति, विश्व इतिहास के लिए जरूरी प्रक्रिया रही हो, लेकिन ये हमारी असावधानी का भी परिणाम है, या हमारे उन इरादों का परिणाम है जो हमेशा नेक नहीं है। भारत में ये समस्या और विकट हो जाती है। अभी हमने प्रसाद जी को सुना कि यहाँ एक बहुत बड़ा हिस्सा आबादी का
अपने इतिहास के लिहाज से, भूगोल के लिहाज से ऐसा है जो राष्ट्र में शामिल नहीं है। वहाँ ऐतिहासिक प्रक्रिया चलेगी, लेकिन पॉलिटिकल सोसाइटी यानी स्टेट और सिविल सोसाइटी का ये कर्तव्य है कि उस ऐतिहासिक प्रक्रिया में जो नकारात्मक कारक है कि दूसरे को दखल में लेना खत्म कर देना, उसको रोक कर एक तर्कपूर्ण विकल्प जिसमें उनमें से जो जिन तत्वों को संभाल कर लाया जा सकता है आधुनिकता, उनको लाए। क्योंकि एक चीज के बारे में मैं निश्चित, भारत में समग्र रूप से, भारत के समग्र राजनीतिक भूगोल में आधुनिकता की भाषा अंग्रेजी और हिंदी, ये और कोई दूसरी भाषा नहीं हो सकती। दूसरी भाषाओं के साथ इनके संपर्क कैसे होंगे, इस पर हमें विचार करना है। और इस सिलसिले में अंग्रेजी से हमें बहुत शिकायत है। अब वक्त आ गया है कि बहुत ही रैशनल तरीके से हिंदी से भी ऐसी शिकायतें की जाए। दूसरे लोग करते हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो हिंदी भाषी हैं, जिनका हिंदी से नाता है, वो हिंदी से ये शिकायत करें, शिकायत को मजबूत रूप से सामने लाए। ये हिंदी की बहुभाषिकता को निरूपित करने के लिए, बचाने के लिए, और साथ ही हिंदी के चरित्र को और उसके विकास को, हिंदी एक विकासशील भाषा है, ये मत भूल जाइए। अभी बहुत पुरानी भाषा नहीं है, अनंत संभावनाएं हैं, दूसरी भाषाओं के मुकाबले कहीं है। हाँ, वो अंग्रेजी की तरह नहीं होगा जो लगातार विकसित होती रहती है, लेकिन अपने दायरे में, भारत के दायरे में हम वो करेंगे, कर सकते हैं कम से कम। इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। कल इस सिलसिले में अहंकार शब्द भी आया, उस अहंकार से छुटकारा पाना है, लेकिन सिर्फ वही काफी नहीं है। हमें उस अहंकार के विपरीत एक दृष्टिकोण विकसित करना है, समझदारी का दृष्टिकोण, सहिष्णुता का दृष्टिकोण, अपनाने का दृष्टिकोण। कितना 2-3 मिनट है? चौथी बात, अंत में एक बात जो मैं ओरिजिनली कहना चाहता था, वो मैंने नहीं कहा। ये देखिए, बहुभाषिकता के कम से कम 4 स्तर मैं देखता हूँ। पहला तो है जिसकी बात जो पता नहीं कितने समय से चली आ रही है, हिंदी जो है, जैसे जैसे आप जाइए वहाँ के हिंदी ट्रांसलेट कर एकदम जमीन के स्तर पर, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, वो चलती रहेगी, उसके बारे में आपको सोचना भी नहीं, वो होता है, वो समस्या नहीं है। दूसरी भाषाओं के साथ संपर्क के साथ कब हिंदी बदलते 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 बांग्ला में घुस जाती है, बांग्ला के फॉर्म ले लेती है और फिर बांग्ला हो जाती है। हाँ, वो सब होता रहता है, दूसरी भाषाओं के साथ भी होता है। तो दूसरा है जहाँ आप कुछ कर सकते हैं, साहित्य, विद्वता, लिटरेचर और एकेडमिक डिस्कोर्स में जहाँ बहुत कोशिशें की जा रही है। राज्य का की एक भूमिका होगी, एकेडमिक जगत और लेखक जगत की एक भूमिका होगी। कोशिशें होती हैं, संवाद के मंच बनते हैं, लेकिन अभी तक कोई स्ट्रैटेजी नहीं बन पाई है सब चीजें। और इस सिलसिले में आपस में बैठकर
अन्य भाषाभाषी, हर भाषाभाषी विद्वज्जन, लेखक वगैरह उनको बैठ के विचार करना पड़ेगा कि आप कोई स्ट्रेटेजी हम क्यों नहीं बना पाए। अनुवाद का सिलसिला चला है, लेकिन अनुवाद साहित्य पढ़े बहुत कम जाते हैं, बहुत कम पढ़े जाते हैं। अनुवाद साहित्य को कैसे अनुवाद किए जाए, अनुवाद साहित्य के महत्व को स्थापित किया जाए, ये बेहद जरूरी है भाषा। दूसरा, तीसरा जो हो रहा है, कल इसका जिक्र शायद डॉक्टर राजकुमार ने किया, बात नहीं हमारे बद्रीनारायण जी ने किया, बाजार की भूमिका। बाजार को अछूत समझने का जो कसकर हम जिन्हें प्रगतिशील कहते हैं, उनमें एक जो रुझान है, उस रुझान पर दोबारा सोचना। बाजार है, बाजार एक महत्वपूर्ण कारक बन गया, खास करके हिंदी के प्रसार में। बाजार और बॉलीवुड, वो भी बाजार ही है, बाजार इनकी भूमिका। इन्होंने हिंदी, बॉलीवुड ने प्रचार और प्रसार किया है हिंदी का, और कॉर्पोरेट जगत हिंदी का इस्तेमाल कर रहा है। दोनों के पीछे मतलब उसका असर एक ही जैसा होगा। तो वहाँ कैसे एकेडमिक और कल्चरल रैशनैलिटी लाई जा सके, कोई उसकी संभावना है कि नहीं, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और चौथा स्तर जो है वो स्टेट का स्तर। स्टेट का स्तर मैं कहूँ आपको कि जहाँ हर जगह लिंगुआ फ्रंका बनाने, राष्ट्रीय स्तर पर लिंगुआ फ्रंका बनाने की प्रक्रिया में स्टेट ने इंटरवेन किया है, जहाँ भी लोग और हर जगह स्टेट की जो राज्य सत्ता की जो भूमिका वो नकारात्मक, एक ऐतिहासिक प्रक्रिया में दखलंदाजी करते हुए नकारात्मक ढंग से एक भाषा बनाई, जिसमें बहुत सारे तत्व जो वहाँ के दूसरे डायलेक्ट्स में थे वो खत्म। कड़ी नजर रखनी पड़ेगी कि एक कृत्रिम हिंदी को स्थापित करने की कोशिश में स्वाभाविक भाषाओं, बांग्ला, मराठी, दक्षिण भारत की भाषाएं, हिंदी, इनकी प्राण शक्ति खत्म न कर दी जाए, जो हो रहा है। मैं समझता हूँ 4 स्तरों ये अलग अलग कर्तव्य हैं, इनके सिलसिले में स्ट्रैटेजी तैयार करना ये विमर्श का विषय है। धन्यवाद।